नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी एलएलबी में। दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 420 के विषय में आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 420 में किसी व्यक्ति पर जब झूठी कार्रवाई होती है या कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आईपीसी सेक्शन 420 में उपायों के बारे में जानना चाहते हैं जिससे कि उनका बचाव हो सके, तो कौन से उपाय हैं जिनके तहत उन्हें इस केस में राहत मिल सके। तो आज की वीडियो में कई ऐसे उपायों की बात करने वाले हैं जिससे कि किसी व्यक्ति के ऊपर 420 के तहत कार्रवाई हुई है तो या मुकदमा पंजीकृत हुआ है तो वह किस प्रकार से इसमें अपना बचाव कर सकते हैं और ऐसे फर्जी झूठे मुकदमों से कैसे बच सकता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि 420 है क्या। देखिए, धारा 420 इसका अर्थ यह होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ छल करना और बेईमानी से किसी की कीमती वस्तु या संपत्ति में परिवर्तन करने या बनाने या फिर नष्ट करने के लिए उसको प्रेरित करना, यह सब इस अपराध में शामिल किया जाता है। और आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत 7 साल का कठोर कारावास और जुर्माना भी साथ में देना होता है। तो यह तो रही आईपीसी के सेक्शन 420 के बारे में पूरी डिटेल। और अब यह समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति इसमें अपना बचाव कैसे कर सकता है। यदि किसी पर कार्रवाई हुई है तो वह अपना बचाव किस प्रकार से करेगा। देखिए, आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोप के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए परिस्थितियों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण और एक रणनीतिक कानूनी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। और यदि आप इस तरह के आरोपों का सामना कर रहे हैं तो सबसे पहले एक वकील नियुक्त करें जो आपके इस मामले के लिए अच्छी तैयारी कर सकता है। और यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, एक ऐसे वकील को नियुक्त करें जो धोखाधड़ी और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ हों, क्योंकि उनके पास कानूनी प्रक्रिया में और आपका मजबूत बचाव तैयार करने की विशेषज्ञता होगी। और याद रखें कि आपके दोषी साबित होने तक आपको निर्दोष माना जाता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष यानी जो दूसरी पार्टी है उसके ऊपर आपके अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने का जो है प्रेशर होता है। और इसके साथ ही विशेष महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको अपने बचाव में दिखाना होगा कि आपका दूसरे व्यक्ति को धोखा देने का या बेईमानी से संपत्ति देने के लिए प्रेरित करने का कोई इरादा नहीं था। यदि आप यह दिखा सकते हैं कि आपका इरादा कपटपूर्ण नहीं था तो यह दूसरे पक्ष यानी अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर सकता है और आपका वकील यह तर्क दे सकता है कि आपकी ओर से धोखा देने का कोई इरादा नहीं था और आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य धोखाधड़ी या बेईमानी नहीं था। दोस्तों, अभी और महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि यदि ऐसा हो सकता है कि आपके मामले में कोई इस बात का सबूत है कि कथित पीड़ित को लेन देन के परिणाम स्वरूप कोई नुकसान या हानि नहीं हुई है, तो यह बचाव जो है वह दूसरी पार्टी यानी अभियोजन पक्ष के मामले को बिल्कुल डाउन कर सकता है, यानी चुनौती दे सकता है। और दोस्तों, इसके साथ ही यदि आप दिखा सकते हैं कि आपने नेक नियति से काम किया है, यह विश्वास करते हुए कि लेन देन वैध था और धोखा देने का इरादा नहीं था, तो यह एक मजबूत बचाव हो सकता है। और यदि आपके पास लेन देन और आपके कार्यों की वैधता का समर्थन करने के लिए दस्तावेज या सबूत हैं तो इसे आपके बचाव के सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, 420 के मामले में परिस्थितियां जो हैं अलग अलग हो सकती हैं। इसमें यदि आपके पास ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि आप कथित लेन देन में शामिल ही नहीं थे तो यह आपके खिलाफ जो है मामला कमजोर कर सकता है। दोस्तों, तो इसके बाद बात कर लेते हैं जिरह की, क्योंकि इसमें आपका वकील जो है अभियोजन पक्ष के गवाहों से उनके बयानों और विश्वसनीयता को चुनौती देने और इसके साथ ही घटनाओं की वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए जिरह करेगा। याद रखें कि प्रत्येक मामला अद्वितीय है और इसमें आपके मामले में बचाव रणनीति इसमें शामिल विशिष्ट विवरण और साक्ष्य पर निर्भर करेगी, इसलिए एक अनुभवी वकील आपको व्यक्तिगत सलाह प्रदान कर सकता है। और आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।